नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावितों के लिए धामी सरकार की बड़ी पहल। बेघर और बेसहारा बच्चों का सरकार उठाएगी खर्च, जल्द लागू करेगी योजना। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए प्रयासरत धामी सरकार। दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ किया संवाद। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में किया बदलाव। यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने किया बागी तेवर अख्तियार। अपने विधायकों पर ही उठाए सवाल। बीजेपी ने मामले में लिया संज्ञान। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने दिया बीजेपी को वॉकओवर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड कांग्रेस को संभालने में क्या माहरा को करनी पड़ रही मशक्कत। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है उसके मुताबिक अगले 2 दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपदा प्रभावितों के लिए सरकार एक योजना लाने जा रही है। क्या है सरकार की नई योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 2 दिन प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण। कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। आपदा प्रभावितों के लिए सरकार लाएगी योजना। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। वहीं ये बरसात अगले कुछ दिनों तक लोगों को और परेशान करने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा 23 और 24 अगस्त को प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर आपदा विभाग के द्वारा सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली से लौटते ही सबसे पहले आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश भर में हो रही बारिश से नुकसान का जायजा लिया। तो वहीं कई जिला अधिकारियों से हालातों की जानकारी भी फोन के माध्यम से ली। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर जिलों को निर्देश दिए गए हैं। मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग से भी, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए सभी रेड अलर्ट वाले जिलों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलर्ट के कारण हमारी टीमें तैनात है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि त्वरित गति से आप मौके पर जाकर रेस्क्यू और रिस्पांस का काम करेंगे। उसके अलावा जिनके घरें डैमेज हो गई है उनको पुनर्वासित करने के लिए, उनके लिए जमीनें ढूंढने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए हमारे स्तर से कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाने हैं लैंडस्लाइड और भूधसाव को रोकने के लिए, जितने भी इस बार इस मानसून में प्रदेश में लैंडस्लाइड या भूधसाव हुए हैं उसका बिल्कुल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उसका एक एनालिसिस करेंगे कि ये लैंडस्लाइड और भूधसाव के कारण क्या रहे। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान प्रदेश को हुआ है। वहीं जिस तरह से रेड अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी किया गया है उससे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आपदा प्रभावितों के लिए सरकार एक योजना लाने जा रही है। हमारे जैसे जो हिमालयी राज्य हैं उन राज्यों की थोड़ा भौगोलिक स्थिति और कठिन है, तो इसके लिए हम लोग केंद्र से भी निवेदन करेंगे और राज्य के स्तर से भी हम लोग देखेंगे कि भाई उसमें कितनी अधिक सहायता और दी जा सकती है, जिससे कि उनका ठीक प्रकार से पुनर्वास हो। उन सभी पर इस योजना पर हम विचार करेंगे। उनका जो एक तरह से जो ऋण इत्यादि है, बिना ऋण के उनको लोन देने की भी व्यवस्था जो है इस योजना में लाई जाएगी।
कुल मिलाकर देखिए तो धामी सरकार के द्वारा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई की चिंता को लेकर नई योजना की शुरुआत किए जाने की बात सामने आई है, जिससे आपदा प्रभावितों के जख्मों को भरा जाए। लेकिन प्रदेश के जिन 7 जिलों में अगले 2 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए हम भी अपील करते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन जरूर करें। दिल्ली दौरे से वापस लौटे सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ हुए संवाद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संवाद बेहतर रहा। उन्होंने कहा राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने बताया कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने 27 पॉलिसी में भी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिले। जो इंडस्ट्री समूह के लीडर हैं उनके साथ संवाद किया है और बड़े उत्साहजनक उनका सब वातावरण रहा है। उसमें सभी ने उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड आज शांत है, निवेशकों के लिए एक उपयुक्त माहौल है और बहुत सारी जो स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर हमने नीतियां बनाई है, 27 नीतियां बनाई हैं जो उद्योगों के अनुकूल है। और यहाँ पर इन उद्योगों के आने से एक बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। हमारा यह भी एक संकल्प है कि हमारे राज्य के जितने भी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड युवा हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको राज्य में ही रोजगार मिले और ये उद्योग हमारे यहाँ आएंगे। और रुक कर लेते हैं इस बीच बड़ी खबर का। आपको बता दें, सीएम धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं को तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के पर्व से पहले मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को मंजूरी मिली है। महिला समूहों को सशक्त बहना उत्सव योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि महिला समूहों के बनाए उत्पादों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे बाजार। ब्लॉक स्तर पर महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी। इस पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा पर की गई टिप्पणी पर उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा भारत के लिए आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मां गंगा का जल आचमने से लेकर पेयजल के लिए इस्तेमाल होता है। गंगा पर सवाल उठाना वैसे है जैसे सूरज के ऊपर थूकना, जो व्यक्ति पर स्वयं ही गिरता है। क्योंकि माँ गंगा पूरे देश दुनिया के लिए आस्था और श्रद्धा का वो रही हैं। कहीं किसी को लोग आज आचमन करते हैं, कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं लोगों के पानी पेयजल के काम आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परंपरागत रूप से और सांस्कृतिक रूप से माँ गंगा का अस्तित्व है वो वैसे ही है, जो वैसे कोई सूरज की तरफ थूक रहा है तो उसी के ऊपर पड़ेगा। यमकेश्वर सीट से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद वो चर्चा में आ गई। अपने पोस्ट के जरिए रेणु बिष्ट ने अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का अपनों पर सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा बवाल, क्षेत्र की जनता के साथ हुआ छलावा। बीजेपी विधायक ने अपनों पर निशाना साधा। राजनीति में ना तो कोई किसी का सगा होता है और ना ही किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन, लेकिन जब बात एक दल, एक पार्टी की हो तो एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलना जाहिर सी बात है। हालांकि उत्तराखंड की सियासत में तो इसकी भी उम्मीद करना कठिन है। अब यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जो सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। रेणु बिष्ट ने अपने पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी के विधायकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अपने क्षेत्र की जनता के साथ मुलाकात करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मैं मानती हूँ पिछले 20-22 वर्षों में आपके साथ बहुत छल हुआ है, किंतु अभी बस इतना ही कहूँगी कि मुझ पर आपका वो विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद जो आपने 2022 में दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। विधायक के रूप में मेरा ये प्रथम कार्यकाल ही आपके विश्वास में खरा उतरेगा। रेणु बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार का बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुआ, हमारे विधायकों द्वारा ही हुआ है।
बता दें कि पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं रेणु बिष्ट, जिन्होंने अपने पोस्ट के जरिए अपने विधायकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि यमकेश्वर सीट पर जिन 20-22 सालों में छलावे की बात रेणु बिष्ट कर रही हैं, उन बीते सालों में विधायक किसी और दल का नहीं बल्कि बीजेपी का ही रहा है। चलिए अब एक नजर डालते हैं यमकेश्वर सीट के इतिहास पर। राज्य गठन के बाद से अब तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही। पूर्व राज्य मंत्री विजय बर्दवाल यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रही। साल 2002, 2007 और 2012 में वो चुनाव जीती। इसके बाद इस सीट से विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी विधायक बनी, जिसके बाद साल 2022 में रेणु बिष्ट यमकेश्वर से चुनाव जीती। यमकेश्वर सीट के इतिहास को समझने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि रेणु बिष्ट जिस 20-22 साल की बात कर रही हैं, अपने पोस्ट के जरिए उन बीते सालों में बीजेपी का ही कब्जा रहा है, बीजेपी का ही विधायक रहा है। तो क्या माना जाए, रेणु बिष्ट अपने ही विधायकों पर सवाल खड़े कर रही हैं? क्या क्षेत्र की जनता के साथ बीजेपी विधायकों ने ही छलावा करने का काम किया है? आखिर अचानक से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का अपनों पर निशाना साधना क्या बताता है? क्या रेणु बिष्ट खुद को बेहतर विधायक बताने के चक्कर में अपनों को ही कटघरे में खड़ा कर गई? हालांकि अब इस पोस्ट के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर यूं तो उत्तराखंड कांग्रेस जीत का दम भर रही है, लेकिन जो कांग्रेस की एक्टिविटीज हैं या फिर जिस तरह से कांग्रेस की जनसभा से जनता नदारद है, ऐसे में सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर उठ रहे हैं कि क्या करण माहरा ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का वॉकओवर, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व पर सवाल। अब तक उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं आया कोई बदलाव। क्या कांग्रेस ने बागेश्वर उपचुनाव से पहले ही बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? क्या उत्तराखंड कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा संभाल नहीं पा रहे हैं? इन दिनों सियासी गलियारों में इसी तरह से सवाल तैर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में अब तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। न तो कांग्रेस पार्टी में एकजुटता करण माहरा लाने में कामयाब हो पाए हैं, न ही अंतर्कलह को दूर कर पाने में सफलता मिली है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव की बात करें तो ये सफर भी कांग्रेस के लिए कठिन ही नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा में खाली कुर्सियां इस बात की तस्दीक देती है कि कांग्रेस के प्रति बागेश्वर की जनता का झुकाव कितना है। ये बात और गौर करने वाली इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार की जनसभा में उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। इसके बावजूद भीड़ जुटा पाने में असफल रहे। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस को मिली हार के बाद संगठन में बदलाव करते हुए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी करण माहरा को सौंपी गई, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रदेश कार्यकारिणी का गठन तक माहरा नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार दून से दिल्ली तो दौड़ वो लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक टीम का होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होते हुए करण माहरा अभी तक अपनी टीम तैयार नहीं कर पाए हैं। वहीं माहरा की परीक्षा की बात की जाए तो अब तक उनके नेतृत्व में लड़ा गया चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, तो वहीं अब नजर बागेश्वर उपचुनाव पर है, जो करण माहरा के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि बसंत कुमार, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, ऐसे चेहरे को बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका देने का काम किया। हालांकि बसंत कुमार की बागेश्वर में कितनी पकड़ है और लोकप्रियता है, इसका अंदाजा उनकी जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियों से लगाया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने सिंपैथी कार्ड खेलकर कांग्रेस के सामने पहले ही खुद को मजबूत कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या करण माहरा ने बागेश्वर उपचुनाव में पहले ही बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? क्या करण माहरा से कांग्रेस पार्टी संभल नहीं पा रही है? क्या पार्टी को लेकर करण माहरा सही फैसले लेने में असमर्थ हैं? उधर उत्तरकाशी में आई फ्लू के बाद वायरल फीवर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला अस्पताल में फीवर, डायरिया, उल्टी से ग्रस्त मरीज पहुंच रहे हैं। ज्यादातर मरीज बच्चे हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए सभी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर मरीजों को खान पान के अलावा अपने आसपास साफ सफाई बरतने की भी सलाह दे रहे हैं। तो पिछले 2 महीने से ये ऐसे बच्चे जिनको जो है उल्टी पेचिस वाले वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं ओपीडी के अंदर। वो अभी जैसे जैसे बरसात कम होगी तो ये इन पेशेंट्स की में गिरावट आ जाएगी। लेकिन अभी एक बीमारी नई निकल के आई है
जिसमें आंखों में जलन और बुखार उसके लक्षण देखे गए हैं, जो कि काफ़ी उसमें बच्चों में भी हो रही है और बच्चों से बड़ों में भी हो रही है, जिसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद से प्रशासन की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटा रही है। प्रशासन की टीम पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंची, लेकिन टीम को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लिए गए टैक्स पर सवाल उठाया। व्यापारियों ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ पर गुजरे सालों में उन्हें निगम को टैक्स चुकाया है और व्यापारियों ने उन्हें शिफ्ट करने की मांग की और वहीं प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। 32-34 दुकानदार है, कहाँ जाएंगे? हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिजली का बिल देते हैं, नगर पालिका का टैक्स जाता है, हमारे पैर रसीदें हैं, सब कुछ है ना। जब यहाँ पे पिछली बार भी बुलडोजर आया था, नगर पालिका ने खुद बोला था इनको मैं है यहाँ पे स्टेशन, आज बोल रहा मैं इनको दुकान नहीं दूंगा। आज यहाँ पे बिल्कुल ना साबित हो रहा है। देखिए, इसमें मैं आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का एक आदेश आया है, जिसमें सारे NH, स्टेट रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड के किनारे जो भी अतिक्रमण है पक्का कच्चा किसी भी प्रकार का, उसको हटाने के संबंध में निर्देश पारित करे गए हैं, जिस पर समय समय पर DM साहब ने मीटिंग्स ली हैं। और आज इन यहाँ पे जो दुकानें हैं, जो 34 दुकानें हैं, उनको नोटिस पूर्व में ही 2 बार दिए जा चुके हैं और आज इन दुकानों को यहाँ से समय दिया गया था हटने के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा ये सामान अपना खुद यहाँ से हटाया गया। उत्तरकाशी के चौरंगी खाल NH पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटा रहे लोगों ने प्रशासन का विरोध किया। उनका कहना है कि वो इन बरसात के दिनों में कहां जाएं। विरोध कर रहे लोगों ने बताया कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां वो तकरीबन 60 सालों से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये चारधाम यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है, लेकिन अब उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार से भी और माननीय उच्च न्यायालय से भी ये अनुरोध करता हूँ कि सब एक कैटेगरी में नहीं है। अतिक्रमण अलग है और कब्जेदारी अलग है। हम 4 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे खेत हैं, मकान है, घर है, पशु हैं, यहाँ पर गाय भैंस हैं और पूर्वजों से रह के आ रहे हैं, एविडेंस है हमारे पास। और अब ये हाईकोर्ट का ये आता है कि सब हट जाओ, सब उस कैटेगरी में। न्यायालय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए कुछ ऐसा नियम बनाते भाई कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ तो सब एक ही जैसा हो रहा है, सही गलत सब एक ही हो गया है। हल्द्वानी में किसान रेरा के नियमों के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान कर चुके हैं। युवा किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हल्द्वानी शहर में निजी निवेशकों को लाने की तैयारी चल रही है, जिससे सस्ते दामों पर किसानों की जमीनों को खरीदने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसानों ने कहा कि वो 25 अगस्त को रेरा के नियमों की जानकारी पर आयोजित वर्कशॉप की भी बहिष्कार करेंगे। देखो साहब, हम सारी बात जो है अब महापंचायत में करेंगे। हम बहुत कुछ कह चुके हैं। काउंटर अटैक जैसी स्थिति, बजाय हमारी बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब देने के बजाय अधिकारीगण रोज हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ। 25 को आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं मतलब वर्कशॉप? नहीं, 25 को हम लोग अटेंड नहीं कर रहे। हमारा सामूहिक निर्णय है। चलो ठीक है, ये हमारा सामूहिक निर्णय है। महापंचायत कब करेंगे, क्या तैयारी है? महापंचायत की भी घोषणा हम आपको शीघ्र ही दे देंगे। ठीक। हल्द्वानी में कांग्रेस पार्षदों ने मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि शहर की दशा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्षेत्रवासी कितने परेशान हैं। जगह जगह जलभराव के साथ फैली गंदगी और आवारा पशुओं ने जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेयर के कार्यकाल में ना तो यहाँ स्ट्रीट लाइट ठीक हुई है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम। अरे आप देख लीजिए, शहर में सबसे ज़्यादा जलभराव 70, 80 साल में कभी इतना पानी नहीं आया जो आया है। ये कहाँ से आया हुआ है? जो इन्होंने नालियों के ऊपर अतिक्रमण करा रखे, जो ये नाले साफ नहीं करा रहे हैं, जो इन्होंने रोडें दबा दी, जो टूटी रोडें हैं जिसका विकास कार्य नहीं हुआ है, उस चीज़ के लिए बजट सत्र में हम तो सिर्फ मेयर साहब से पूछेंगे आपने आगे वाले 5 सालों में क्या करा, वो छोड़ दो। आप सिर्फ हमें ये बताइए इस 5 सालों में जो भी आपने घोषणाएं करी वो आपने पूरी करी नहीं करी, आपने कोई काम करा नहीं करा। स्थिति तो ये है मेयर साहब की, वो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो अपनी आने वाली सीट को ही बचाने के चक्कर में लगे हुए। राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर GPO में स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई। दरअसल इन दिनों शहर के पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ है। बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में अपने नंबर आने का इंतजार करती हैं। ऐसे में GPO में 4 स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक काम करेंगे, जबकि चौथा काउंटर रात 12 बजे तक काम करेगा। रक्षाबंधन तक काउंटर रविवार को भी खुले रहेंगे। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ GPO में हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जो काउंटर्स की जो व्यवस्था करके बुकिंग के लिए 3 काउंटर स्पेशल काउंटर खोले हैं,
जो कि 7 बजे तक काम करते रहेंगे, सुबह से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, जबकि पहले जो समय था उनका 5:30 बजे तक 5:30 बजे क्लोज हो जाते थे। अब एक हमने रक्षाबंधन में 3 तो स्पेशल काउंटर खोल लगे हैं, एक हमने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, वो भी सुबह 8 बजे से आपका शाम 7 बजे तक काम करती है। राजधानी देहरादून में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के अभिलेखों से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए ये दोनों आरोपी यहाँ कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर दाखिला खारिज की फाइल बनवाकर रिकॉर्ड रूम में रखवाया करते थे। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि कई और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 15 साल को 1-2 एफआईआर लिखी गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से, उसमें ऑलरेडी हम लोग 6 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं और इस कड़ी में 2 अन्य लोग जिनका एक का नाम बहुताज सिंह है, दूसरा विकास पांडे है, ये पटेल नगर के रहने वाले हैं। इन दोनों का काम था आपसी समन्वय करके कि कलेक्ट्रेट का जो रिकॉर्ड रूम है वहाँ लिमिटेशन की जितनी भी आपकी कैंसिल्ड जो फाइलें हैं, उन कैंसिल्ड फाइलों में से जिन कारणों से, जिन पेपर्स के कारणों से वो आपका रजिस्ट्री कैंसिल हुआ है, उन सारे पेपर्स को चेंज करके उत्तराखंड एसटीएफ ने राज्य के कई जिलों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग की मुखिया को गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि महिला पर 10 से 11 मुकदमे दर्ज हैं और इस गैंग के 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि 2 अब भी फरार हैं। वही महिला पिछले 2 साल से फरार थी। पुलिस ने महिला पर 61,000 से ज्यादा का इनाम भी घोषित किया था। मुख्यालय स्तर से एक ऑपरेशन प्रहार करके एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आर्थिक अपराध से संबंधित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में एक सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें एक अभियुक्ता है मोनिका कपूर, जो कि जनशक्ति मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डायरेक्टर थी। इनकी अलग अलग ब्रांचेस थी उत्तराखंड में और इसमें काफ़ी सारे निवेशकों से पैसा इन्होंने आरडी/एफडी के नाम पर लिया था और अच्छा रिटर्न का प्रॉमिस किया था और काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद लगभग 2 साल से इन्होंने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी थी। तो उसमें निवेशकों के द्वारा इसमें अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। लगभग 10 से ज़्यादा मुकदमे इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आपदा प्रभावितों के लिए धामी सरकार की बड़ी पहल, बेघर और बेसहारा बच्चों का सरकार उठाएगी खर्च, जल्द लागू करेगी योजना। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए प्रयासरत धामी सरकार, दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ किया संवाद, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में किया बदलाव। यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने किया बागी तेवर अख्तियार, अपने विधायकों पर ही उठाए सवाल, बीजेपी ने मामले में लिया संज्ञान। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस ने दिया बीजेपी को वॉकओवर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व पर उठाए सवाल, उत्तराखंड कांग्रेस को संभालने में क्या माहरा को करनी पड़ रही मशक्कत।